हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियाज़ कोल यूजेस अंडर स्क्रूनिटी। तो देखिए क्या हुआ कि जो ग्लासगो में जो समिट चल रहा था, तो उसके फाइनल डे पे हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो है वो कोल के यूजेस को कम करने की जगह, फेज डाउन करने की जगह फेज आउट करेगा। ठीक है, मीन्स यूज़ नहीं करेगा। तो इसकी वजह से इंडिया के इस कमिटमेंट की वजह से जो है कई सवाल उठ रहे हैं। तो बात करते हैं कि जो ये डिपेंडेंस है कोल का, तो इसको कम करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें कोल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो भी कार्बन एमिशंस होते हैं वो माने जाते हैं कि वही जो मेन कल्प्रिट है, सबसे बड़े तो वही दोषी हैं ग्लोबल वार्मिंग के। मीन्स टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है वो कार्बन एमिशंस ही हैं। ठीक है, जो चाहे वो व्हीकल से माने चाहे कोल से माने, तो कई चीज़ों से जो है ये होता है। कंट्रीज हैव बीन कमिटिंग देमसेल्फ टू टर्निंग कार्बन न्यूट्रल बाय वेरियस डेट्स। तो जितनी भी कंट्रीज हैं सब कह रही हैं कि इस डेट तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, इस डेट तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो वन की वे टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी वेर इन कंट्रीज कंपनसेट फॉर देयर कार्बन एमिशन बाई कैप्चरिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द कोल। तो ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को भी कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है, कि मीन्स एक तरह से कम कार्बन वहाँ से एमिट हो, अगर उस चीज़ को अचीव करना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो जो ये कोल पे डिपेंडेंसी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स जो इसे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है तो कोल से होता है, उसमें ज़्यादातर जो कोल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में ही कंज्यूम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर में जो है कोल, सीधी बात है, कोल बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कई गैसेज जो है वो रिलीज़ होंगी जो कि कॉज करती हैं ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज भी जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। जो कोल है, जो कोयला है, उसको मोस्ट पोल्यूटिंग माना जाता है। सभी फॉसिल जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कोयला ही कॉज करता है। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करना छोड़ना, जो है कोयले को यूज़ करना छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि देखिए, कोल इज़ यूज टू मीट ओवर 70% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी नीड। तो हमारी जितनी भी बिजली जो उत्पादन होती है, जो भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसका 70% जो हमारी नीड है वो कोयले पे ही डिपेंड करती है, कोयले से ही आती है। एंड मोस्ट ऑफ द कोल कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक माइंस। और ज़्यादातर जो कोयले हैं वो हमारे डोमेस्टिक माइंस से ही आते हैं। ज़्यादातर इलाका देखेंगे तो झारखंड वाला जो इलाका है, झारखंड के इलाके से ही हमें ज़्यादा माइंस वगैरह देखने को मिलती हैं। बात करें तो जो वित्तीय वर्ष था 2020-21 का, उसमें इंडिया ने प्रोड्यूस किया था करीब करीब 716 मिलियन टन ऑफ कोल। ठीक है, और वही बात देखा जाएगा तो 10 साल पहले ये जो था वो 431 मिलियन टन था। लेकिन जो पिछले साल का जो डाटा है उसमें हमें ये देखने को मिला 2020-21 वाले में कि 716 मिलियन टन जो है कोल प्रोड्यूस किया गया था। बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2018-19 की, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था हैज़ स्टैग्नेंट एंड हैज़ बीन अनेबल टू मीट द राइज इन डोमेस्टिक डिमांड लीडिंग टू ए राइज इन इम्पोर्ट्स। तो क्या हुआ कि हमें 2018-19 के डाटा में ये देखने को मिल रहा है कि इम्पोर्ट में एक तरह से हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, कि इम्पोर्ट क्या हुआ है, बढ़ा है, कि हमने दूसरे देशों से इतना, हमारा डिमांड कोल का इतना बढ़ गया कि हमें दूसरे देश से जो है वो कोयला लेना पड़ा, इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया हमें 18-19 में हमें ये देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कोल प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू छत्तीसगढ़। देखिए ज़्यादातर अगर कोल प्रोडक्शन देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश विद टोटल प्रोडक्शन ऑफ ओवर 550 मिलियन टन। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश जो है करीब करीब कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 550 मिलियन टन के आसपास प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है 75% है हमारे देश के टोटल कोल प्रोडक्शन का। जितना भी हमारे देश में टोटल कोयले का उत्पादन होता है उसमें से 75% जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए देखिए, द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये वादा किया है कि वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को और बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो 500 गीगावाट जो है इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी 2030 तक में। 50% एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। और ये कहा जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है 50% एनर्जी नीड को जो है पूरा किया जाएगा। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब जैसे कि इसमें एयर आ जाता है। ठीक है, तो जिसको दोबारा से यूज़ किया सके, दोबारा से यूज़ किया था, वो रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल वो है जिसको दोबारा से हम यूज़ नहीं कर सकते। एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन टन इन डिकेड। तो और ये कहा गया है कि 1 बिलियन टन से जो है वो इंडिया कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश करेगा। एक एस्टिमेट की माने तो बाय द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द प्रॉमिस टू रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन मीन्स दैट इंडिया वुड नीड रिड्यूस इट्स कार्बन आउटपुट बाय 22% बाय 2030।
तो देखिए जो सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट है, तो इसके द्वारा ये बताएगा, जब इंडिया ने इसे ये प्रॉमिस किया कि 2030 तक में जो है 1 बिलियन टन जो कार्बन एमिशन है वो कम कर दिया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि 2030 तक जो है इनको 22%, मीन्स हर साल जो है 22% से अपना कार्बन हम जो इनपुट है वो जब कम करेंगे, कार्बन आउटपुट हमारा, तो 22% जब हर साल कम करेंगे तब हम 2030 तक की टारगेट पहुंच सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमको हर साल 22% पहुंचना है। हर साल जब हम 22% कंप्लीट करेंगे, टारगेट कम करेंगे, तो हम 2030 तक कंप्लीट कर पाएंगे 1 बिलियन टन। इंडिया नाउ मीट्स अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। अब देखिए जो भारत की जो भी ज़रूरतें हैं बिजली की, उसमें 12% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से सिर्फ आती हैं, एंड इंक्रीजिंग इट टू 50% बाई 2030 विल बी डिफ़िकल्ट। और मीन्स अभी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज मीन्स जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ऐसे सब सोर्सेज से अभी सिर्फ 12% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पा रही है। और 2030 तक जो है अगर ये कहा जाए कि इसको हम 50% कर देंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल देखने में लगता है। वाइल सम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर आर चीप, अगर वहीं सोलर एनर्जी की बात करें तो वो चीप है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज में वो भी आता है। दे आर अनरिलायबल बिकॉज ऑफ द इंटरमिटेंसी प्रॉब्लम, दस दे रिक्वायर द यूजेज ऑफ शॉर्ट बैटरीज विच ऐड टू द कॉस्ट। देखिए सोलर, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अगर हमको सोलर एनर्जी का यूज़ करना है तो यहाँ बैटरी की ज़रूरतें हैं, और बैटरी जो है ज़्यादा दिन तक वो जो है चल नहीं पाती है, स्टोरेज उतना लंबा चलता नहीं है, और उसके अलावा बैटरी जो है वो महंगी भी आती हैं। तो ये इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है। फर्दर डैमेज दैट कोल कॉजेज टू कॉमनली ओन रिसोर्सेज लाइक द इन्वायरमेंट इज़ नॉट फैक्टर्ड इनटू इस कॉस्ट। और इस कॉस्ट में जो है जो एक तरह से जो कोल का यूज़ किया जाता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो देयर इज़ नॉट मच इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर कंट्रीज टू लिमिट और द एंड ऑफ द मैसिव रिलायंस ऑन कोल। तो एक तरह से इतना आसान नहीं है कि हम कोल के यूज़ को एक तरह से मिनिमाइज़ कर पाएँ, कम कर पाएँ। कहीं कोशिश किया जा सकता है, लेकिन एकदम अगर ये कहा जाए बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाएगा तो ये कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इट इज़ फेयर टू आस्क इंडिया टू फेज आउट ऑफ कोल। तो क्या ये सही है कि इंडिया से ही कहा जाए कि आप कोल यूज़ करना छोड़ दीजिए? इंडिया हैज़ फॉट अटेम्प्ट्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू इम्पोज अ कैप ऑन इट्स एमिशंस। तो देखिए इंडिया ने जो है एक तरह से स्टैंड लिया है इस चीज़ को लेकर के बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ़ की है कि आपको जो है एमिशन कम करना चाहिए, एमिशन पर थोड़ी रोकथाम, थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। दूसरे कंट्रीज से जो है एक तरह से ये बात में ये कहा गया है। इट हैज़ आर्गूड दैट अडॉप्टिंग stringent step to reduce carbon emission can drag down growth and affect effort to reduce poverty। उसके अलावा ये भी आर्गू किया गया कि अगर हम कार्बन एमिशन को जो है रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ जो है हम अपने पोल्यूशन को तो कम करेंगे करेंगे, साथ में इट कैन ऑल्सो ड्रैग डाउन द ग्रोथ एंड एफेक्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस पावर्टी। उसके अलावा जो पावर्टी कम करने की तरफ जो इफेक्ट है उस पर भी इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। It should be noted that the per capita carbon emission of a country such as India and China are still lower than those of many developed countries। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया और चाइना की जो पर कैपिटा एमिशन है, पर कैपिटा कार्बन एमिशन है, वो बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं अमेरिका तो उससे बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से इंडिया प्रोड्यूसेस 1.8 मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशन पर कैपिटा। ठीक है, तो अगर ये देखा जाएगा तो पर कैपिटा एमिशन जो इंडिया का है वो 1.8 मीट्रिक टन है, लेकिन वहीं हम अमेरिका का देखें तो वो 15.2 मीट्रिक टन हमें देखने को मिलेगा। तो 1.8 मीट्रिक टन और 1.8 मीट्रिक टन और 15 मीट्रिक टन में जो है बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहाँ में हमें ज़्यादा एमिशन जो है पर कैपिटा एमिशन कार्बन का वहाँ में ज़्यादा देखने को मिलता है। Experts believe India commitment to phase down coal and become carbon neutral may actually be rather generous commitment than what developed countries have committed themselves to। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो टारगेट है वो इंडिया अचीव कर सकता है, लेकिन जो बाकी देश हैं जिनके अब जैसे अमेरिका ही है 15.2 मीट्रिक टन है इनका कार्बन एमिशन, तो इनको एक तरह से अचीव करना तो मुश्किल ही होगा, लेकिन इंडिया चाहे तो अचीव कर सकता है। Critics have also pointed out that the focus on ending the use of coal deflects attention from other fossil fuels such as oil and natural gas that are heavily used by developed countries। और जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी कहना है कि एक तरह से जो भी कोल वगैरह है उनका यूज़ एक तरह से कम करना पड़ेगा और नेचुरल गैस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नेचुरल गैस का जो यूज़ है अगर डेवलप कंट्रीज़ भी करती है तो अपने कार्बन का जो एमिशन है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल जो गैसेस होती हैं, ऑयल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कोल के मुकाबले में कम पोल्यूशन करते हैं।
दे ऑल्सो से डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट मेड गुड ऑन देयर क्लाइमेट फाइनेंस। और ये भी कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो है क्लाइमेट के फाइनेंसिंग को लेकर के मीन्स क्लाइमेट के ऊपर जो है उनको द्वारा जो है पैसे वगैरह नहीं खर्चा किए जाते हैं। प्रॉमिस मेड एट COP15 कोपेनगम, देखिए जो COP15 की जो समिट हुई थी कोपेनगम में, वहाँ पे जो प्रॉमिस किया गया था कि टू ऑफर 100 बिलियन एवरी ईयर, कि हर साल जो है वो $100 बिलियन जो है दिए जाएंगे टू डेवलपिंग कंट्रीज़ टू अचीव नेट जीरो एमिशन। तो ठीक है, तो इन सब ये भी प्रॉमिस जो है देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ये कहा गया था COP15 के समिट में कि हर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सबको जो है 100 बिलियन जो डॉलर है वो हर साल दिया जाएगा। अब आगे की बात देखते हैं। तो इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना विल रिड्यूस देयर कोल कंजप्शन और इवन स्टॉप इट फ्रॉम राइजिंग फर्दर। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये मानना बहुत मुश्किल है कि इंडिया और चाइना जो हैं अपने एक तरह से कोल के कंजप्शन को कम करेंगे। कोल आफ्टर ऑल इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल वे टू मीट द राइजिंग एनर्जी डिमांड। और कोल जो है, कोयला कहीं ना कहीं क्या है, सबसे सस्ता जो है एक तरह से एनर्जी की डिमांड वो बनाता है। जो इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो बहुत सस्ते में ही कोयले से प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्दर द प्लेजेस मेड बाय द कंट्री एज COP26 टू रीच जीरो एमिशन और टू फेस डाउन कोल आर नॉट लीगली बाइंडिंग। लेकिन देखिए जो COP26 की मीटिंग में जो भी बात कही गई है वो किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं है कि आपको ऐसा करना ही करना है। ठीक है। Some leaders have proposed a carbon tax as an alternative to ensure that the price of coal reflects the cost of damage it caused। अब देखिए कई जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि एक कार्बन टैक्स जो है हमको लेना चाहिए कि जो जितना कार्बन एमिट करेगा उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करेंगी कम से कम जो कार्बन है हम एमिट करें कार्बन टैक्स की वजह से। तो ये भी कुछ लीडर के पास सजेस्ट किया गया है। दिस में टर्न आउट टू बी ए मोर इफेक्टिव अप्रोच। और ये कहा गया है कि एक बहुत बढ़िया अप्रोच जो है हो सकती है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। देखिए ऑन एन एवरेज कोल प्राइजेज एट $2 वाइल एक्सपर्ट बिलीव दैट इट वुड बी प्राइस इन रेंज बिटवीन $30 to $70। और कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि कोयले की वैल्यू जो है करीब $2 के आसपास है, तो उसको बढ़ाकर जो है 30-70 के आसपास जो है वो कर देना चाहिए। बट सच हाई कार्बन टैक्सेस कैन कॉज ए ड्रास्टिक फॉल इन कोल आउटपुट। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर ऐसे कार्बन पर ऐसे ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो कोल का आउटपुट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी एंड सीवियरली इफेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स अनलेस अल्टरनेटिवली सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टेप्स इन गैप टू फिल। तो इसी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर कार्बन का जो टैक्स है, कार्बन के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाता है तो जो एक तरह से जो कोल का आउटपुट है जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है कोल उसमें हमको एक गिरावट देखने को मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं जो वहाँ काम कर रहे हैं लोग तो उसकी वजह से बहुत लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। इंडिया ऑल्सो फेसेस इट्स ओन सेट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द पावर सेक्टर दैट विल मेक द ट्रांजिशन टुवर्ड द क्लीन एनर्जी हार्डर। ठीक है, तो उसके अलावा अब इंडिया को भी क्या ज़रूरत है कि इंडिया भी जो है इस तरफ काम करने की कोशिश करे, अपनी जो कोल कंजप्शन है उसको और जो है कम करने की कोशिश करे। जो भी नेचुरल जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, सन हो गया या विंड, एयर, वाटर, तो ये जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। तो सीधी बात है जो कोल का कंजप्शन है, कोल का कंजप्शन कम करे और थोड़ा सोलर अगर एनर्जी की तरफ हम फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो कोयले का जो उत्पादन है, कोयले जो बिजली का उत्पादन है कोयले से, वो हमें कम कर सकते हैं, उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।